नमस्कार दोस्तों। अंजलि, अंकित, सभी को बहुत बहुत नमस्कार। मेरी आवाज आप लोगों को स्पष्ट है? मुझे बता दें। अभिषेक, सोनालिका, राहुल, अनिल जी, नितिन, आप सभी को नमस्कार। सभी को नमस्कार और जय श्री राम। आज जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण की शिलान्यास स्थापित की गई है। बहुसंख्यक की आस्था से जुड़ा हुआ विषय था और विवाद क्यों था ये मुझे आज तक नहीं स्पष्ट है कि विवाद बनाया गया था या स्थापित हुआ था। शुभकामनाएं आप सभी को। अंजलि जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत सारे ऐसे मंदिर ऑलरेडी रामचंद्र जी के हमारे यहाँ भोपाल में या आपके यहाँ बने हुए हैं जिनमें रखी गई मूर्तियों और सम्मान में बस अंतर केवल भव्यता का है। ना आप वहां जा रहे हैं ना आप वहीं जाएंगे शायद जहां बन करके तैयार होगा, लेकिन एक दीर्घकालिक आस्था का विषय था। देखिए, मैं इतिहास का विद्यार्थी रहा हूं तो इतिहास के नजरिए से बहुत सारी चीजों को देखता हूं और मैंने आपको हमेशा पढ़ाने के प्रक्रम में यही बताया है कि राम एक चरित्र है। राम एक मर्यादा पुरुषोत्तम चरित्र है जिनका धर्म से कोई सीधा सरोकार नहीं है। वो एक ऐसे चरित्र की स्थापना करते हैं। आप देखेंगे, देखिए, हम सनातन धर्म का पार्ट हैं। सोहेल जी, गए हैं आप? गए हैं अयोध्या? चलिए खैर, हम जो बात आपसे कह जाएंगे, उम्मीद करेंगे आप जरूर जाएं। जिस जगह के लिए आप इतनी ख्याति की बात कर रहे हैं और जिस जगह के लिए एक दीर्घकालिक संघर्ष हुआ है, आप कभी जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि अगर इतना धार्मिक महत्व का स्थान था तो इतना पिछड़ा तो अयोध्या को नहीं होना चाहिए। मैं चूंकि गया हुआ हूं इसलिए मुझे बहुत अच्छे से वहां की वास्तविकताएं पता है। मेरे पिताजी वहां पदस्थ रहे हैं इसलिए भी मुझे बहुत सारी चीजें वहां की पता है। रोड अच्छी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है, मंदिरों की भी हालात जो है वो बहुत, जो पुराने मंदिर हैं उनके भी हालात बहुत जर्जर अवस्था में है। ये एक भव्य मंदिर निर्माण होगा तो हो सकता है कि टूरिस्टों का जाना आना बना रहे। मैक्सिमम जो वहां जाने वाले दर्शनार्थी हैं वो ग्रामीण परिवेश से होते हैं। जैसे आप मथुरा वृंदावन जाते हैं उस तरीके का बिल्कुल भी क्राउड आपको अयोध्या में देखने को नहीं मिलेगा। खैर, ये भी हो सकता है कि बहुत लंबे समय से प्रतिबंध के कारण भी ऐसी स्थितियां हों। जिस बात को मैं कहना चाह रहा था वो ये है कि राम का स्थान मंदिर में नहीं बल्कि हमारे और आपके हृदय में होना चाहिए। सनातन धर्म में कोई एक व्यक्ति नहीं है जिसका हम कहीं पूजन या अनुसरण करते हैं। कोई 33 करोड़ देवताओं का सनातन धर्म है हमारा। लेकिन जब हम जो स्थापित धर्मों की बात करते हैं, क्योंकि हिंदू धर्म स्थापित नहीं है, जब हम बात करते हैं स्थापित धर्मों की, अभी आप लोगों के क्वेश्चंस लेंगे, पहले मैं अपनी बात आप लोगों से कह दूं क्योंकि मेरा उद्देश्य दो है कि इस पर ग्लोरीफाई करने की बजाय इसमें आत्मसादितकरण की आवश्यकता है। जो होता है वो हमेशा अच्छा होता है। बाबर ने जब कभी बाबरी मस्जिद बनाई होगी उस जगह मंदिर तोड़ के, तो वह भी अच्छा लगा होगा। बाबर के बाद औरंगजेब ने तो विभाग बना रखा था जिसे मंदिर तोड़ने के लिए स्थापित किया गया था, तो पता नहीं कितने मंदिर तोड़े होंगे और वो सारे ख्याति प्राप्त मंदिरों को तोड़ा गया।
जो जिससे लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई थी। तो मेरा ये कंसर्न नहीं है कि हमारी आस्था कहाँ तक है, मेरा कंसर्न ये है कि अगर इसे आप एक महान अवसर मान रहे हैं, इसे महान पर्व मान रहे हैं, तो राम का आदर्श हमारे और आपके हृदय में जरूर होना चाहिए। जैसे इस्लाम के लोग पैगंबर मोहम्मद साहब की बात करते हैं, क्रिश्चियनिटी में लोग ईसा मसीह की बात करते हैं और उनको अनुसरण करते हैं, वैसे ही हिंदू धर्म में राम एक ऐसे चरित्र है जिनका अनुसरण समाज में धर्म निरपेक्ष होकर के करने को प्रेरित होना चाहिए। उस पर आपने जब एथिक्स में आपने तुलसीदास जी को पढ़ा है तो उसमें हमने बहुत सारी चीजें बताई कि वर्तमान सामाजिक पर्याय का उससे अच्छा कोई एग्जाम्पल नहीं हो सकता आदर्श के रूप में जो राम के जीवन चरित्र में मिलता है। तो राम एक आइडल नहीं है, राम एक मंदिर में बसने वाले भगवान नहीं है, राम एक वह स्वरूप है जिनको हमें और आपको अपने चरित्र में, अपने व्यवहार में प्रतिस्थापित करना चाहिए। और अगर आप इसको इतना महत्वपूर्ण पर्व मान रहे हैं, तो मुझे यह लगता है कि आज यह प्रतिज्ञा होनी चाहिए कि वह आदर्श आप में अगर अंशतः भी प्रतिस्थापित हो पाए प्रयासों से, तो शायद हमारा और आपका जीवन सफल हो सकता है। बस सूक्ष्मतम स्तर पर देखने की जरूरत है। ठीक, चलिए, इससे ज्यादा मैं इसे विस्तार देना नहीं चाहूंगा। आप लोगों की भावनाएं मेरे व्यवहार से हो सकता है खंडित हो। जो अगरबत्ती नहीं घुमाता होगा वो भी आज राम जी की, मैं आज विश्वास नहीं होगा, मेरे पास 250 से अधिक पोस्ट आए हैं जिस पर जय श्री राम था। मैं उठा हूं तो 20-25 आ चुके थे सुबह सुबह, मतलब रात में कोई 12 बजे 1 बजे से ही शुरू हो गए थे लोग। ठीक है, एक भारतीय राजनीति का एक दूसरा पक्ष स्थापित हुआ है आपके इस तरीके की चीजों से, जिसमें एक दीर्घकालिक व्यवहार में अल्पसंख्यक संरक्षण पर ज्यादा बल दिया जा रहा था, अल्पसंख्यक समुदाय पर ज्यादा बल दिया जा रहा था। आज, या आप कह सकते हैं वर्तमान सरकार जो पिछले टेन्योर से, उसने एक नई व्यवस्था की स्थापना की है जिसमें इस बात को स्थापित किया कि बहुसंख्यक समाज की जो भावनाएं हैं उन्हें भी चरितार्थ करके राजनीति का पक्ष स्थापित किया जा सकता है। ठीक, तो यहाँ बड़े सारे पक्ष है। खैर, बहुत सारे लोगों की आस्था और विश्वास का विषय है। आप सभी लोगों को बधाई। चलिए, गैर सरकारी और गैर संवैधानिक, गैर सरकारी और गैर संवैधानिक दोनों अलग अलग चीजें हैं सचिन। गैर सरकारी मतलब जो सरकारी, मतलब जो सरकार के कार्यकलाप से जुड़ा हुआ नहीं है, और गैर संवैधानिक का मतलब जिसे आप वैधानिक भी कहते हैं, इसे आप कई बार संविधिक भी बोलते हैं, स्टेच्यूटरी जिसे आप बोलते हैं, मतलब जो संविधान में उल्लिखित नहीं किया गया हो, किसी अधिनियम या विधायन के माध्यम से जिसकी प्रतिस्थापना की गई हो। चलिए दोस्तों, अब अपने विषय के प्रक्रम को प्रारंभ करते हैं। हमने पिछली क्लास में आप लोगों को मानवाधिकार पर चर्चा कर ली थी। याद रखिएगा कि अरे अधिनियम बना हुआ है सचिन, राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिनियम पारित किया गया था 1993 में, और उस अधिनियम के प्रस्तावों के माध्यम से एनएचआरसी की स्थापना हुई थी। तो कोई चीज अधिनियम बनाया गया, अधिनियम के माध्यम से स्थापित किया गया, तो समय और परिस्थिति के अनुसार उस अधिनियम में संशोधन हो सकता है, तो उसी तरीके से उसमें भी संशोधन किया गया आवश्यकता अनुरूप। चलिए अपने विषय पर आते हैं। कई आयोग हैं, अभी हमारी लंबी लड़ाई है इस पक्ष में। आज आ जाइएगा केंद्रीय सतर्कता आयोग, सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, केंद्रीय सतर्कता आयोग। क्वेश्चन लिख लीजिएगा, केंद्रीय सतर्कता आयोग के गठन
केंद्रीय सतर्कता आयोग के गठन व केंद्रीय सतर्कता आयोग के गठन व उसके कार्यों पर प्रकाश डालिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएगा इसी से संबंधित। भ्रष्टाचार निवारण में केंद्रीय सतर्कता आयोग की भूमिका स्पष्ट कीजिए। भ्रष्टाचार निवारण में केंद्रीय सतर्कता आयोग की भूमिका स्पष्ट कीजिए। ठीक है, अब पहले इसको समझ लीजिएगा, फिर इसको हम लिखने के प्रोसेस में आएंगे। हमारे देश में स्वतंत्रता के पश्चात भ्रष्टाचार की समस्या को रोकने के संदर्भ में उठाए गए अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य के रूप में सीवीसी की स्थापना को स्वीकार किया जाता है। जब हम केंद्रीय सतर्कता आयोग की बात करते हैं तो भ्रष्टाचार के संदर्भ में 1962 में संथानम समिति की अनुशंसा की गई थी और सबसे पहले इस संथानम समिति की रिपोर्ट में ही 1964 में भ्रष्टाचार निवारण के लिए इस प्रकार की संस्था के गठन की बात की गई थी और इसी बात का ध्यान रखते हुए आपके केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई, जिसे 2003 में संविधिक दर्जा प्रदान कर दिया गया था। 2003 में आपके केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम की स्थापना की गई और वैधानिक दर्जा दे करके इस आयोग की स्थापना सुनिश्चित की गई। इस आयोग के अंतर्गत त्रिसदस्यीय स्वरूप को स्वीकार किया गया है, जहां इसमें एक अध्यक्ष या एक मुख्य सतर्कता आयुक्त होता है तथा 2 अन्य सतर्कता आयुक्तों की नियुक्ति की जाती है। इस प्रकार 3 सदस्यीय सतर्कता आयोग की व्यवस्था की गई है, जहां मुख्य और अन्य सतर्कता आयुक्तों की नियुक्ति के संदर्भ में जो प्रावधान किया गया है उसमें राष्ट्रपति के द्वारा एक समिति की अनुशंसा पर मुख्य व अन्य सतर्कता आयुक्तों के गठन की बात की गई है। इस समिति का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। इसमें लोकसभा का प्रतिपक्ष का नेता शामिल होता है तथा इसके साथ साथ इसमें गृह मंत्री भी शामिल होते हैं। तो ये 3 सदस्यीय आयोग अपने आयुक्तों के संदर्भ में रिकमेंड करता है नाम को, जिसके आधार पर ही राष्ट्रपति मुख्य व अन्य सतर्कता आयुक्तों की नियुक्ति करता है, जहां इन आयुक्तों का कार्यकाल 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, 4 वर्ष व 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण हो जाए का स्वीकार किया जाता है। जहां
इनके इनके पद पर पुनर्नियुक्ति का प्रावधान नहीं किया गया है। मतलब कहा गया है कि कार्यकाल समाप्त हो जाने के पश्चात ये पुनर्नियुक्त नहीं होंगे, तथा यह भी माना गया है कि यह किसी लाभ के पद पर भी संघ या राज्य में प्रतिस्थापित नहीं होंगे, ऐसा भी स्वीकार्य किया गया है। जब हम बात करते हैं सीवीसी की, तो इनके मुख्य व अन्य आयुक्तों को हटाए जाने के संदर्भ में भी प्रावधान किया गया है। एक तो वह स्वेच्छा से राष्ट्रपति को त्यागपत्र सौंप करके पदमुक्त हो सकते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इनकी पद मुक्ति के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के द्वारा जांच में दोषी पाए जाने पर, जहां साबित कदाचार की बात करते हैं आप, दिवालिया हो जाने, मानसिक विक्षिप्त हो जाने, शारीरिक रूप में असमर्थ हो जाने की स्थिति में भी इनकी प्रतिस्थापना, मतलब इनके पद से हटाए जाने की बात को स्वीकार किया गया है। तो ये तो इनके गठन और बाकी चीजों की बात हो गई। अब जब हम इसके कार्यों की बात करते हैं, तो संघ के स्तर पर यह भ्रष्टाचार निवारण के दायित्वों का निर्वहन करने वाली शीर्षस्थ संस्था है। मतलब यह वह संस्था है केंद्र की, जो केंद्रीय कर्मचारियों के द्वारा किए जाने वाले किसी भी भ्रष्टाचार के संदर्भ में संज्ञान लेती है, उस पर जांच करती है और अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करती है। यही नहीं, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के प्रावधानों को भी एग्जीक्यूट कराने का संघ के स्तर पर जो दायित्व है वो इसी का स्वीकार किया जाता है। यही नहीं, यह संस्था अगर किसी भ्रष्टाचार के मामलों में सीबीआई जैसी संस्था के द्वारा भी जांच की जा रही होती है, तो उसका भी मूल्यांकन करता है, सुपरविजन करता है और समय समय पर उसकी निगरानी भी करता है कि कोई गलत काम सीबीआई भी करने में सक्षम न हो सके। यही नहीं, भ्रष्टाचार के संदर्भ में केंद्र सरकार को उचित परामर्श प्रदान करती है, तथा इसके अतिरिक्त प्रवर्तन निदेशक की नियुक्ति के संदर्भ में भी आपके सीवीसी के द्वारा जो है अपनी परामर्श प्रदान, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जिसे आप कहते हैं, सीवीसी के द्वारा अपने महत्वपूर्ण परामर्श प्रदान की जाती है। तो ऐसे व्यापक दायित्व जो है सीवीसी के द्वारा पूर्ण किए जाते हैं, जिनके माध्यम से भ्रष्टाचार पर नियंत्रण की स्थापना की दिशा में यह प्रयास करती है। अर्थात संघ के स्तर पर भ्रष्टाचार नियंत्रण पर जब भी बात की जाएगी, तो वहां प्रमुखतया जो है आपके केंद्रीय सतर्कता आयोग के प्रावधान की स्थापना सुनिश्चित होगी। ठीक, तो ये है आपका केंद्रीय सतर्कता आयोग। कोई प्रश्न, जहां डाउट हो वहां पूछ लीजिएगा आप लोग, मैं उसे बताता जाऊंगा आप लोगों को। लिखने के प्रक्रम में आ जाइए, क्योंकि अभी कई सारे महत्वपूर्ण आयोग हैं जिन पर हमें चर्चा करनी है। चलिए लिखिएगा, यहां पर लिखिएगा, संघीय स्तर पर भ्रष्टाचार निवारण के दायित्व को पूर्ण करने वाली यह शीर्षस्थ संस्था है। शीर्षस्थ संस्था है। 1962 में स्थापित संथानम समिति की अनुशंसा
स्थापित संथानम समिति की अनुशंसा पर 1964 में एक कार्यकारी प्रस्ताव के द्वारा, कार्यकारी प्रस्ताव या इसे आप कैबिनेट प्रपोजल भी कहते हैं, कार्यकारी प्रस्ताव के द्वारा, कार्यकारी प्रस्ताव के द्वारा, कार्यकारी प्रस्ताव के द्वारा सीवीसी की स्थापना की गई थी। सीवीसी की स्थापना की गई थी, जिसे सन 2003 में केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम पारित कर, केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम पारित कर संविधिक दर्जा, स्टैट्यूटरी स्टेटस, संविधिक दर्जा प्रदान किया गया। जहां इस आयोग की एक त्रिस्तरीय संरचना, एक त्रिस्तरीय संरचना स्वीकार की गई है, जिसमें एक मुख्य सतर्कता आयुक्त, जिसमें एक मुख्य सतर्कता आयुक्त और दो अन्य सतर्कता आयुक्तों, दो अन्य सतर्कता आयुक्तों आयुक्तों का प्रावधान किया गया है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा एक समिति की अनुशंसा पर, एक समिति की अनुशंसा पर, रिकमेंडेशन ऑफ ए कमिटी, एक समिति की अनुशंसा पर की जाती है, जिसमें प्रधानमंत्री, संघ का गृह मंत्री, संघ का गृह मंत्री और लोकसभा में विपक्ष का नेता विद्यमान होता है, विद्यमान होता है। आगे लिखिएगा, अगले पैराग्राफ में लिखिएगा, इनकी नियुक्ति
इनकी नियुक्ति 4 वर्ष व 4 वर्ष व 4 वर्ष व 4 वर्ष व 65 वर्ष की आयु 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण हो जाए, जो भी पहले पूर्ण हो जाए तक स्वीकार की गई है। यद्यपि यद्यपि अपने सेवा समाप्ति के पश्चात सेवा समाप्ति के पश्चात संघ या राज्य के अधीन संघ या राज्य के अधीन संघ या राज्य के अधीन किसी पद पर नियुक्ति का निषेध किया गया है। निषेध किया गया है। अगले पैराग्राफ में लिखिएगा, कार्यकाल पूर्ण होने के पूर्व कार्यकाल पूर्ण होने के पूर्व राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा उच्चतम न्यायालय की जांच में कदाचार या असमर्थता का दोषी पाए जाने पर या मानसिक अस्वस्थता, दिवालियापन आदि के आधार पर आदि के आधार पर आदि के आधार पर इन्हें पद से हटाया जा सकता है। पद से हटाया जा सकता है। तो ये जो आपने लिखा ये तो इनके गठन के संदर्भ में है। अब यह याद रखिएगा, कम शब्दों में पूछा जाए ये सब एक फॉर्मेट में आप दे सकते हैं, वहां उसे एलेबोरेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमेशा याद रखिए ज्यादा फोकस जिस चीज पर देना है वह कार्यों पर दीजिए। आप लोगों ने अभी राज्य मानवाधिकार आयोग पर चीजें लिखी, डेफिनेटली आप लोगों ने अच्छी लिखी, सारा कंटेंट लिखा, लेकिन बड़ी सारी कॉपियों में प्रेजेंटेशन का पक्ष जो है, अगर आप पैराग्राफ में लिख रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि 3 पैराग्राफ में आपकी चीजें वहां पर कंप्लीट हो जाए और अंतिम पैराग्राफ जो होगा वो कार्यों पर बेस्ड होगा और वो बड़े रूप में उसकी प्रतिस्थापना की जाएगी। अब आ जाइएगा कार्य के स्तर पर, लिखिए, यहां पर लिखिएगा, सीवीसी या केंद्रीय सतर्कता आयोग केंद्रीय सतर्कता आयोग संघीय स्तर पर भ्रष्टाचार की जांच व निगरानी करने वाली
जांच व निगरानी करने वाली महत्वपूर्ण संस्था है, जहां इनके द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों के द्वारा किए जाने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के द्वारा किए जाने वाले भ्रष्टाचार पूर्ण व्यवहार की जांच करता है। यही नहीं, समय समय पर संघ सरकार के द्वारा प्रेषित किए गए संघ सरकार के द्वारा प्रेषित किए गए भ्रष्टाचार संबंधी मामलों की भी जांच या अन्वेषण इसके द्वारा की जाती है। इसके अतिरिक्त इसके अतिरिक्त यह आयोग इसके अतिरिक्त यह आयोग भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत के अंतर्गत के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत लंबित मामलों लंबित मतलब पेंडिंग लंबित मामलों का भी पुनरावलोकन करता है। वहीं इसके साथ साथ इस आयोग के द्वारा अखिल भारतीय सेवा केंद्रीय सेवा या संघीय सेवा से जुड़े हुए सदस्यों के अनुशासनात्मक विषयों से संबंधित केंद्र सरकार को आवश्यक परामर्श भी प्रदान करता है।
इसके अतिरिक्त यह आयोग सीबीआई, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो या सीबीआई के द्वारा भ्रष्टाचार के विषयों की जांच का भी अन्वेषण करता है। ऐसे मामलों की प्रगति का परीक्षण भी करता है।